नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जितने लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे दोस्तों, महासेवा के तमाम जो फ्रेंड्स है, दर्शक है, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे जो वेबएक्स पे हमारे जो प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स है, दर्शक है और फ्रेंड्स है, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और उन सभी को इस तरह से स्वागत करता हूं, उनकी प्यारी उनके चेहरे पे मुस्कान हो। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पे, अपने जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, अपनों के चेहरे पे हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इसके साथ में मैं स्वागत कर रहा हूँ सभी लोगों का। और आज का विषय बता दूं, आरटीआई एंड अदर सब्जेक्ट पर हमारा बड़ा महत्वपूर्ण वेबिनार है आज का। इसमें हमारे आज के कीनोट स्पीकर शैलेश गांधी जी हैं और सुलेमान भिमानी जी। ये वेबिनार दोस्तों महासेवा, महाराज सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। और ये पिछले हम लोग 28 मार्च से लगातार ये इस तरह की वेबिनार कर रहे हैं। तो तमाम जो हमारे प्रमुख लोग हैं जो पार्टिसिपेट भी है, उनका तो मैंने स्वागत कर दिया। तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, शैलेश गांधी जी का, इन लाइन के साथ में, दो लाइन की शायरी के साथ में। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत, और जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी आरटीआई के बारे में जो एक्टिविस्ट है, आरटीआई बना के मेहनत करते हैं, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। उनको जो अधिकार चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जरूर मिलकर रहेगी। ऐसा प्रण जायंट्स ने किया है, महासेवा ने किया है, और शैलेश गांधी जी और तमाम जो आरटीआई के प्रमुख लोग हैं, उन्होंने किया है। ऐसी लाइन के साथ मैं स्वागत करता हूं। और प्रभु सर को मैं, हमारे जो हाउसिंग गुरु है और महासेवा के जो चेयरमैन है, रमेश प्रभु जी, उनको इनवाइट करूंगा आज की इस आरटीआई की जो महत्वपूर्ण वेबिनार है, इसमें आप सभी का स्वागत करें और एक वेलकम स्पीच दे सर। प्रभु सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज का जो महत्वपूर्ण सेमिनार हम कर रहे हैं, हर सैटरडे, फोर्थ सैटरडे हम करते थे, अभी इसको सोमवार को करने लग गए, जिसमें हरिराम चौधरी गए 4 साल से इसके ऊपर हर फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ प्रोग्राम करते थे। अभी हर मंडे शाम को हम करने वाले हैं। तो आज का मेन स्पीकर है शैलेश गांधी, जिनका बारे में मुझे नहीं लगता है कि किसी का इंट्रोडक्शन जरूरी है। उसी तरह से जो आरटीआई एक्टिविस्ट सुलेमान बीमानी भी मौजूद है। और इसी साथ मैं जॉइंट पीआरओ, जॉइंट वेलफेयर फेडरेशन एसोसिएशन का जो फाउंडेशन का मिस्टर हरिराम चौधरी है, उनको मैं स्वागत करता हूँ और आगे का कार्यक्रम करिए। थैंक यू वेरी मच। तो मैं इनवाइट करूंगा हरिराम चौधरी जी, हमारे जो कीनोट स्पीकर है, उनका परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन परंपरा है, परिचय और उनका डिटेल बताएंगे, उनका स्वागत करेंगे। हरिराम चौधरी जी, प्लीज वेलकम हरिराम चौधरी जी। थैंक यू रमेश प्रभु जी और सुनील शर्मा जी। आज हमारा जो विषय है, एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट। तो शैलेश गांधी जी जो पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, वो बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट। तो ये जो कानून है, ये कानून 6 साल पहले बना था, लेकिन अभी तक किसी 2006 में, यानी कि 14 साल पहले बना था, और अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। इस शैलेश गांधी जी की वजह से हम लोगों को मालूम हुआ और अब हम लोग उनका प्रचार कर रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि गांधी जी खुद ही आज इस कानून के बारे में बताएंगे। अभी हमारे बारे में जब भी हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो यही कहते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, बिना घूस किए, बिना कुछ पैसे दिए कुछ काम होने वाला नहीं है। अब ये कानून इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब आपको घूस देने की जरूरत नहीं है। तो कैसे होगा कानून इफेक्टिव, वो हम आपको आज शैलेश गांधी जी बताएंगे। और इसके साथ ही अब मैं शैलेश गांधी जी का इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। श्री शैलेश गांधी जी आज ये इज द ओनली आरटीआई एक्टिविस्ट हु हैज बिकम द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 5 साल तक वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे थे, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट में से वो सेंटर में गए थे। और उन्होंने जो जजमेंट दिए थे, वो 20,000 जजमेंट्स उन्होंने दिए, और 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड 20,000 जजमेंट्स उन्होंने दिए। ये उनका, अगर वो इसी तरह से अगर सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर देते रहे,
तो 3 मंथ्स में हर एक जो एप्लीकेशन है उसका निपटारा हो सकता है। अभी श्री शैलेश गांधी जी बारे में बताऊंगा कि वो डिस्टिंग्विश अमूल्य वो RTI, ही वाज कन्वीनर ऑफ द नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन। और उन्होंने जो जब इंफॉर्मेशन कमीशन थे तो कई लैंडमार्क जजमेंट दिए थे, और वो जजमेंट अगर हम डिसाइड करें तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को वो बाध्य होंगे और इस तरह से उसका हम लाभ ले सकते हैं। अभी शैलेश गांधी जी पैशनेटली इज परस्यूइंग द कॉज ऑफ एंश्योरिंग टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो ये अभी भी वो बहुत शांत नहीं है, बहुत एक्टिव है, हम लोगों के साथ में है। जब भी हमको उनकी गाइडेंस चाहिए हम हमारे पास वो हमें वो गाइडेंस के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं शैलेश गांधी जी से अनुरोध करूँगा कि वो प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट करे। वो अपना वो वीडियो वो शेयर करेंगे, और विशाल बामनी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शेयरिंग का बंदोबस्त भी करे। तो शैलेश गांधी जी आप अपना वीडियो अपना लेक्चर स्टार्ट करें। शैलेश गांधी जी। नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि सरकारी दफ्तर में जाएं, कोई एप्लीकेशन दिया हो, कोई कंप्लेंट दिया हो या कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हो, तो उसका जवाब मिलता ही नहीं है साधारणतया। जब कोई नागरिक कोई भी एप्लीकेशन देता है उसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। ये नागरिक के सम्मान का भी सवाल है। डेमोक्रेसी हम कहते हैं रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, मगर हमें किसी को लगता नहीं है कि हमारा रूल है। तो इसको ठीक करने के लिए अन्ना हजारे ने 2003 में एक फास्ट किया था आजाद मैदान पे। उसमें उनके 3 डिमांड्स थे। एक था कि महाराष्ट्र के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाना चाहिए, दूसरा था कि ये डिलेज वगैरह कम करने को कानून लाना चाहिए, और तीसरा था कि कुछ मिनिस्टर्स के खिलाफ उनके करप्शन के कुछ चार्जेस थे उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सरकार ने तीनों डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली। राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून प्रेसिडेंशियल एसेंट के साथ बना महाराष्ट्र का 2003 में। वो मिनिस्टर्स के सामने इंक्वायरी कमिटीज बैठी और एक ऑर्डिनेंस से ये कानून को लेके आए। बहुत लंबा नाम है, जैसे अभी वो स्लाइड शेयरिंग होगा मैं आपको बताऊंगा, मुझे नाम तो याद नहीं रहता, 14 वर्ड्स का वो नाम बना है। बहरहाल 2006 में उसको एक असेंबली ने एक्ट पास किया, महाराष्ट्र असेंबली ने। मगर अपने यहां बहुत विचित्र कानून है, कईयों को मालूम होगा, अंग्रेज सरकार के टाइम पे भी अपनी कुछ असेंबलीज होती थी कुछ स्टेट्स की, मगर अंग्रेज सरकार ये चाहती थी कि कोई कानून असेंबली ना बना ले उनके परमिशन के बिना। तो उन्होंने एक प्रोविजन रखा था कि कानून बनाए, असेंबली पारित करें, मगर जब तक उसको नोटिफाई नहीं करे सरकार और रूल्स ना बनाए तब तक वो कानून इफेक्टिव नहीं होता। अंग्रेज गए, मगर हम आज भी वही रूल लेके बैठे हैं कि जब तक सरकार उसको नोटिफाई नहीं करे तो असेंबली का या पार्लियामेंट का मतलब ही खत्म कर दिया। जब मर्जी आए वो नोटिफाई करे, जब मर्जी आए रूल्स करे। बहरहाल इस कानून को 2013 में इसको नोटिफाई किया गया और उसके रूल्स बनाए गए, और मेरे ख्याल से उसकी वजह ये भी थी कि राइट टू इंफॉर्मेशन में सरकार के लोगों को समझ में आ गया कि ये बहुत पावरफुल हक हम अधिकार दे रहे हैं जनता को, और उतना पावरफुल जब अधिकार दे दिया जनता को तो हमारे हाथ बन जाते हैं। और ये कानून RTI के बराबरी का ही कानून है। ये महाराष्ट्र स्टेट का कानून है। ये है कि ये कानून लोगों को पता नहीं है और सरकार को भी इसका अमल नहीं करना है। मगर एक चीज बता दूं, कानून वो है जो असेंबली पास करती है और जब उसको रूल्स के साथ नोटिफाई कर दिया तो वो कायदा हो जाता है। वो भारत के पंत प्रधान हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के, सबको लागू होता है। और कोई ये नहीं कह सकता कि ये कानून है मगर मैं फॉलो नहीं करूंगा इसको। ये कानून की ये खासियत, कोई भी कानून की ये खासियत है कि कानून जब बन गया, सूचना का अधिकार कानून और ये कानून एक्ट 21 ऑफ 2006 जिसको मैं कहता हूं, ये दोनों कानूनी की एक दूसरी खासियत है कि नॉर्मल कानून असेंबली या पार्लियामेंट बनाती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसकी अमल कराते हैं और जनता को उसका पालन करना होता है। मगर ये दो कानून ऐसे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ये एक्ट 21 ऑफ 2006, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फॉलो करने हैं और जनता को उसका अमल करवाना है, उसकी देखरेख जनता को करनी चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन में कई हद तक हम लोगों ने इसकी देखरेख की है,
मगर ये कानून, एक कारण ये भी है कि हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई है और सरकार भी बिल्कुल इसको इंप्लीमेंट करने का इंटरेस्ट नहीं रखती है। भाई साहब, हुआ प्रेजेंटेशन। इसका 14 शब्दों का नाम है गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। मेरे हिसाब से आरटीआई का अनुभव के बाद ये कानून उन्होंने कहा कि इतना लंबा नाम रखो कि जल्दी से लोगों को याद न रहे। ये बहुत ही पावरफुल सिटीजन एम्पावरमेंट एक्ट है, ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर्स चार्टर्स एंड डिलेज एक्ट। मराठी में इसको दफ्तरी दिरंगाई का कायदा भी कहते हैं, डिले इन ऑफिशियल ड्यूटीज। इसके 3 अंग हैं, एक ट्रांसफर्स के बारे में जिसके बारे में बात नहीं करूंगा, दूसरा है सिटीजन चार्टर और तीसरा है डिलेज इन ऑफिशियल वर्क। सिटीजन चार्टर में ये कानून कहता है कि सेक्शन 8 में कहता है एवरी ऑफिस और डिपार्टमेंट must publish citizen charter within 6 months of the act. Section 2A कहता है कि citizens charter means a list of facilities or services rendered by the office or department together with the time limit for providing such facility or services to the general public, and this should be updated in May each year with input from public. क्या सर्विस कोई भी डिपार्टमेंट रेंडर करती है उसकी लिस्ट बनानी चाहिए और कैसे वो देगी, कितने टाइम में देगी, किस तरह से मिलेगा, अगर नहीं मिला तो क्या करना, ये सब सिटीजन चार्टर में आना चाहिए। ये क्लियरली कानून ने कहा है और हर साल मई में अपडेट होना चाहिए। अगर सिटीजन चार्टर्स बने, सिटीजन चार्टर्स कुछ लोगों ने बनाए हैं मगर वो अपडेट भी नहीं होते, कुछ बिना मीनिंग के हैं। हकीकत में जो राइट टू सर्विसेज एक्ट 2 साल पहले या 3 साल पहले गवर्नमेंट लेके आई, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सिटीजन चार्टर डज दैट जॉब वेरी वेल और राइट टू सर्विसेज एक ढकोसला है जिससे कोई मतलब नहीं बनता है, न किसी ने सुना है इसके बारे में कुछ। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो राइट मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 9 एंड 10 पढ़ लें हम साथ में। द हेड ऑफ एवरी ऑफिस और डिपार्टमेंट शुड डिटरमिन एज फार एज पॉसिबल 3 levels of submission for taking final decision on all matters pertaining to that office or department. हर डिपार्टमेंट में ये जरूरी है कि 3 लेवल्स में मोस्ट डिसीजन शुड बी टेकन। ज्यादातर कोई भी निर्णय है वो 3 नॉर्मली फाइल ऐसे घूमती है कि 20 लोग उस पर इनिशियल करते हैं कोई बिना मतलब के। हकीकत कानून में ये लिखा है कि 3 ही लेवल्स में होना चाहिए और कौन से 3 लेवल वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को तय करना चाहिए। सेक्शन 10 कहता है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी बाउंड टू डिस्चार्ज हिज ऑफिशियल ड्यूटीज इन द वर्क असाइन्ड और पर्टेनिंग टू हिम इन मोस्ट डिलिजेंटली एंड एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, प्रोवाइडेड that normally no file shall remain pending with any government servant in the department or office for more than 7 working days. कोई फाइल कोई भी टेबल पे 7 वर्किंग डेज के ऊपर, मतलब करीब 10 कैलेंडर डेज के ऊपर नहीं रहनी चाहिए। फाइल सिर्फ रखने के लिए नहीं है, थप्पी मारने के लिए नहीं है, फाइल पे एक्शन लेना चाहिए। जो भी रिलेवेंट एक्शन है वो 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर लेना जरूरी है। Provided also that in respect to the files not in the matter within 45 days and in respect of files required to be referred to any other department, decision and necessary action shall be taken within 3 months. एक डिपार्टमेंट में ही जब निर्णय लेना होता है तो 45 दिन के अंदर निर्णय लेना चाहिए और अगर 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो 3 महीने के ऊपर कोई भी डिसीजन पेंडिंग नहीं हो सकता। और जब डिसीजन लिया तो वो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने डिसीजन ले लिया, जो भी डिसीजन लिया वो आपको कम्युनिकेट, अगर आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए कि आपके एप्लीकेशन में ये नुक्स है, ये 3 महीने 45 दिन के अंदर, और अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो 90 दिन के अंदर ये आपको बताना जरूरी है। आज की तारीख में होता ये है कि आप एप्लीकेशन करते हैं या कंप्लेंट देते हैं, कुछ कोई देखता ही नहीं है उसको। 5 साल बाद आप आरटीआई लगाएं तो वो कहते हैं ठीक है अभी हम कुछ करेंगे, वो कोई अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते। अगर 45 डेज के अंदर उन्हें कुछ नुक्स दिखाई देता है या आपकी कंप्लेंट जायज नहीं है तो उन्हें जवाब देना चाहिए। जवाबदेही इससे एस्टैब्लिश होती है, आरटीआई से जवाबदेही नहीं, आरटीआई से जो रिकॉर्ड है वो हमें मिलता है, ये कानून से हमें जवाबदेही मिल सकती है। और अगर कुछ गलती भी हमने की है तो सुधारने का मतलब मिलता है। आजकल ये होता है कि 1 साल 2 साल तक ऐसे ही लटकता रहता है सिटीजन, और उसके बाद सिटीजन खुद थक के कहता है कि भाई कुछ माल पानी ले लो, कुछ पतावट कर दो, पैसा ले लो मगर मेरा काम कर दो। ये करप्शन बहुत हद तक रुक सकता है अगर ये काम
कानून का अमल किया. Any willful or intentional delay or negligence in the discharge of official duties or in carrying out the official work assigned or pertaining to such government servant shall amount to dereliction of official duties and shall make such government liable for appropriate disciplinary action. ये समझ लीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन से सरकारी अमलदार ज्यादा घबराता है फाइनेंशियल पेनल्टी से भी. सूचना के अधिकार के तहत फाइनेंशियल पेनल्टी इंफॉर्मेशन कमीशन लगा सकता है, मगर डिसिप्लिनरी एक्शन सिर्फ रेकमेंड कर सकता है. जबकि यहां पे तो प्रावधान ये है कि सर्वेंट विल बी लायबल फॉर एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन. The concerned competent authority on noticing or being brought to its notice any such dereliction of duties on the part of any government servant, after satisfying itself about such dereliction on the part of such government servant, shall take appropriate disciplinary action against such defaulting government servant under the relevant disciplinary rules, including taking entry relating to such dereliction of duty in the annual confidential report of such government servant. अगर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होता है और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है तो एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट में उसका आता है जिक्र, और मतलब पूरी सर्विस में उसको तकलीफ आ जाती है पब्लिक सर्वेंट को, वो उससे घबराते हैं. ऑल अभी ये फाइल क्या है? कभी लोग बोलते हैं हमारा एप्लीकेशन है, हमारा कंप्लेंट है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है. हर एक एप्लीकेशन, कंप्लेंट या रिप्रेजेंटेशन सरकार के लिए फाइल है. या तो उसको कचरे की पेटी में डालना है, नहीं तो फाइल बनाना है. Section 10 कहता है no file shall remain with any officer for more than 7 working days, about 10 calendar days. For all files which do not require reference to any other department, decision and necessary action should be taken within 45 days. If files have to be referred to another department, decision and necessary action to be taken within 3 months. If there is a delay and it is brought to the attention of the head of department, he must initiate a preliminary inquiry and order disciplinary action if required. Act 21 working must be subjected to administrative audit every year as per section 12. हर साल इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट होनी चाहिए कि ये कानून कैसा चला. ये कुछ भी नहीं हो रहा है आज की तारीख में. कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की है, कोई केस में इसका सक्सेस मिला है, पर ज्यादातर केस में वो उसको निग्लेक्ट करते हैं. मगर ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा अगर मूवमेंट करें. कानून बनवाना बहुत मुश्किल है, पर कानून एक बार बन गया तो कोई सरकार की ताकत नहीं है कि कोर्ट में या कहीं भी जाके कहे कि हम इस कानून का पालन नहीं करेंगे. इट इज नॉट देयर प्रॉपर्टी, इट इज नॉट देयर. वी आर बाउंड बाय रूल ऑफ लॉ. रूल 3.6 कहता है concerned head of office department or noticing or being brought to his notice any dereliction in providing service and facilities will hold and complete the preliminary inquiry within 15 working days. कितने टाइम में इंक्वायरी होनी चाहिए ये भी लिखा है. If it is found that the concerned officer or employee has shown habitual or willful or intentional delay or negligence in discharge of official duty, the recommendation of departmental inquiry shall be forwarded to the competent authority. The competent authority shall issue order of departmental inquiry as per the relevant rules. When a delay which violates these timelines is brought to the notice of the competent authority, he must carry out a preliminary inquiry within 15 working days, about 20 calendar days. अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये कानून लागू नहीं होता है, मगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक्ट 21 of 2006 does not apply, but section 64C of Mumbai Municipal Corporation Act has provisions similar to section 10 of the Act 21 of 2006. And for other municipal corporations in Maharashtra state, section 72C of the Maharashtra Municipal Corporations Act applies. अभी लोग क्या कर सकते हैं? जनता ये सब भाषण तो दे दिया, एक सिंपल ड्राफ्ट बनाया है जो फॉर्मेट आप कोई भी कर सकते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर्स को कि ये प्रेजेंटेशन आप सबको भेज दिया जाए ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें. अगर आपका कोई कंप्लेंट, रिप्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन हैज नॉट बीन रिस्पोंडेड टू फॉर 45/90 डेज, एक ही डिपार्टमेंट का या मल्टीपल डिपार्टमेंट, इस तरह से आप कंप्लेंट भेजिए टू द सेक्रेटरी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलोंग द फॉलोइंग लाइंस. आई हैड गिवन माय एप्लीकेशन फॉर इस कारण के लिए ऑन सो एंड सो डेट, copy enclosed. Since then, I have received no communication. I would like to draw your attention to Section 10 of Transfers, Charters and Delays Act 21 of 2006, which mandates that no decision can be kept pending for over 45/90 days. In the instant case, no decision has been communicated to me despite the lapse of kitna time ho gaya. I request you to conduct a preliminary inquiry within 15 days to fix responsibility on the officers responsible for this delay.
and take appropriate disciplinary action against them. I request that the report of the inquiry may please be sent to me. I look forward to your early action in the above matter. ये एक सजेस्टेड ड्राफ्ट है, आप इसको बदल भी सकते हैं. We should call it complaint under section 10 of Act 21 of 2006. अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसके लिए वही चीज है 64C of मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट या सेक्शन 72C of महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, मुंबई छोड़ के दूसरे कॉर्पोरेशंस के लिए है. तो 90% या 99% आपको इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा. तो आप कहेंगे फिर ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? ये कानून है, कानून का वायलेशन हुआ है जब आपको जवाब नहीं देते हैं. तो मेरा सुझाव यह है कि इफ यू डू नॉट गेट अ रिस्पॉन्स, फाइल आरटी एप्लीकेशन टू फाइंड आउट प्रोग्रेस ऑफ दिस कंप्लेंट एंड आइडेंटिफाई कि कौन जिम्मेदार है. इसके बाद भी कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कहता हूं. मैंने कई इसका प्रचार कर चुका हूं. मगर एक सुझाव है जो मैं प्रभु जी को देता हूं और महासेवा इसको हाथ में ले सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको हाथ में ले सकता है. वी कैन परसुएड महाराष्ट्र गवर्नमेंट, make the government work for you, use Act 20 of 2006. If application complaint representation has been given and no response has been obtained, file a complaint and one of these to the Secretary Commissioner under Section 10 for Maharashtra Government, 64C for Mumbai Municipal Corporation, 72C of Maharashtra Municipal Corporations Act. If you get or do not get a response within 40 days, please file a RT application seeking its progress. If about 20 cases of non-compliance are collected, a writ could be filed in the High Court. और हाई कोर्ट में सरकार की ताकत नहीं है ये है कि हम ये फॉलो नहीं करेंगे. ये कानून है और ये कानून को रद्द करने का भी मेरे हिसाब से किसी सरकार के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगा, क्योंकि कानून रद्द करेंगे तो बहुत ही बुरा उनका लगेगा. Government servants fear disciplinary action more than financial penalties. This law could be as powerful as RTI, if not more powerful, if we get implementation. मैं RTI का बहुत हिमायती हूँ, मगर मेरे हिसाब से ये कानून जो है ये उससे भी और ये और RTI मिलके, ये कानून सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, मगर ये और RTI मिला के महाराष्ट्र की शक्ल बदल सकते हैं, अपने गवर्नेंस की, अपनी गवर्नमेंट जिस तरह हमको ट्रीट करती है, जिस तरह जनता को ट्रीट करती है, हर नागरिक को ट्रीट करती है, ये पूरा बदलाव हम ला सकते हैं. आपके और मेरे हाथ में है. अगर हम करेंगे तो ये होगा. You can make this government work. Government must respond to citizens. If you want your government to work, you will have to act. Create a list of such complaints, and if government is not acting in these matters, a writ could be filed in High Court. No government can say it will not follow the law. Citizens have to act to get this law implemented. ये मेरा ईमेल आईडी है, कोई भी चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं इसके बारे में और भी जानकारी दे सकता हूं. एक और चीज आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा जो डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं है बट लिंक्ड है. ये पता लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सब क्वाजी जुडिशियल बॉडीज को काम शुरू करने को बाय ई कॉन्फ्रेंसिंग. कई मैंने सुना है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार वगैरह भी जो है वो सब पेड लीव पे चले गए हैं, पगार ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे, उनको नो वर्क नो पे लागू होना चाहिए. तो एक नोटिस हमने बनाई है जो हमने इशू की है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को. आप कोई भी चाहे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर ये करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और रेरा को या जिसको भी है जो बंद हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम दबाव मेंटेन कर सकते हैं और हम चेंज ला सकते हैं. लोकशाही में बदलाव लाना पॉलिटिकल लीडर्स का काम नहीं है. हम एक बहुत अहम बात है कि हम लोग नॉर्मली पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लेम करते हैं जो भी कुछ गलत होता है, इसके लिए सरकार को ब्लेम करते हैं. सरकार आप और मैं हूं. भारत का संविधान आपने और हमने बनाया. वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जिम्मेदारी आपकी है. अगर आप देश को बदलाव चाहते हैं आप कर सकते हैं, और ये कानून अपने हाथ में बहुत ही जबरदस्त औजार है. मेरा भारत महान कई जगह हम लिखते हैं, कहते हैं, मानते रियली नहीं है. इसलिए मैं कहता हूं मेरा भारत महान नहीं है. मेरा भारत महान नहीं है, पर यह दोष मेरा है. मैं इस देश का बादशाह या बेगम हूं. आई एम द रूलर ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी. एंड इफ देयर आर फ्लॉज इन इंडिया, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी जिम्मेदारी है. जैसे मैंने कहा, मैं अर्ज करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं रमेश जी या कोई और ऐसे ऑर्गेनाइजर इसका जिम्मेदारी ले लें. 10 या 20 ऐसे केसेस अगर मिल जाएं
बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट फाइल कीजिए, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को ये कानून को अमल में लाना पड़ेगा। ये आपके और मेरे हाथ में है। थैंक यू वेरी मच।